नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत बेहतर होंगे। तो दोस्तों, कल की क्लास में हमने जाना था कि भारत की सुरक्षा में लगी हुई एजेंसियों के बारे में, लेकिन कल की क्लास में हमने डिटेलिंग नहीं किया था। आज की क्लास में हम एक एक एजेंसी के बारे में डिटेलिंग में करेंगे, यानी कि डिटेल हम जानेंगे। जैसा कि CAPF के तहत हमने आपको बताया था 6 एजेंसियों के बारे में, और वे 6 एजेंसियां कौन कौन सी हैं आइए एक बार बात कर लेते हैं, ताकि आपको अच्छे तरीके से सारी बातें समझ में आ जाए। जैसा कि बात करते हैं, हमने आपको बताया था BSF के बारे में। सबसे पहली एजेंसी के बारे में हमने आपको बताया था BSF के बारे में, और दूसरी एजेंसी के बारे में बात करते हैं तो हमने आपको CRPF के बारे में बताया था, और तीसरी एजेंसी की बात करते हैं तो हमने आपको ITBP के बारे में बताया था, और चौथी एजेंसी की बात करते हैं तो हमने आपको CISF के बारे में बताया था, और पांचवी एजेंसी की बात करते हैं तो SSB के बारे में हमने आपको बताया था, और छठवीं एजेंसी कौन सी हो जाती है, तो छठवीं एजेंसी हो जाती है NSG। इसके बारे में हमने आपको अच्छे से बताया था। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सबसे पहले BSF के बारे में। तो आइए समझते हैं BSF के बारे में। तो इसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि BSF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो BSF का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है, जिसे सीमा सुरक्षा बल कहा जाता है। अगर इसका हम हिंदी रूपांतरण करते हैं या हिंदी में हम जानेंगे तो इसे क्या कहा जाता है, सीमा सुरक्षा बल कहा जाता है। अब सीमा सुरक्षा बल से भी आप समझ जाइए कि BSF का काम ये है कि ये क्या करता है, बॉर्डर की निगरानी करता है। लेकिन आइए समझते हैं पहले इसके बारे में कि इसकी स्थापना कब की गई थी। कहने का मतलब ये है इसका इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1 दिसंबर 1965 को। तो ध्यान रखिएगा 1 दिसंबर 1965 को क्या हुआ था, इसकी स्थापना की गई थी या किया गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इसका मुख्य काम क्या है, इसका मुख्य काम ये है कि सीमाओं की निगरानी करना। किनकी सीमाओं की निगरानी करना, तो भारत और पाकिस्तान की बात करते हैं, और भारत और बांग्लादेश की बात करते हैं। तो भारत और पाकिस्तान की सीमाओं की निगरानी करने का काम किसका है, तो है वो BSF का है। और भारत और बांग्लादेश की भी सीमा पर अगर देखा जाए तो हमारी कौन सी एजेंसी तैनात है, वो है BSF भी तैनात है, ताकि हमारे देश में किसी भी प्रकार का कोई घुसपैठ ना हो सके या कोई आक्रमण ना हो सके। तो BSF क्या काम करता है या BSF का क्या काम है, तो पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान की सीमा की देखभाल करना, ताकि पाकिस्तान की तरफ से कोई पहल ना हो सके, या पाकिस्तान की तरफ से कोई आतंकी घुसपैठ ना कर सके, या पाकिस्तान की तरफ से कोई हमला हो तो हम बचाव कर, कोई हमला ना हो या हमला हो भी तो हम बचाव कर सकें। और दूसरी बात करते हैं तो बांग्लादेश की बात करते हैं। तो बांग्लादेश में भी अगर देखा जाए तो भारत और बांग्लादेश के भी सीमा पर अगर देखा जाए तो BSF को ही लगाया गया है। देखिए, अगर बात करते हैं कि किस मिनिस्ट्री के इसे अंतर्गत रखा गया, तो BSF को किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत रखा गया है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत। किसके, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत इसे रखा गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत इसे रखा गया है, यानी कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत BSF को रखा गया है। अब आइए बात करते हैं कि एक तरीके से इसका मुखिया कौन होता है, तो इसका मुखिया जो होता है वो IPS रैंक का जो वरिष्ठ अधिकारी होता है, सीनियर जो अधिकारी होता है, वही क्या होता है, एक तरीके से इसका मुखिया होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बारे में एक और जानकारी आप लोग ध्यान रखिएगा, इसके बारे में एक और जानकारी ध्यान रखिएगा कि बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिलाने में अगर कोई मुख्य भूमिका निभाई थी या निभाया था तो वो थी हमारी एजेंसी BSF ने ही। तो BSF ने ही, कुल मिलाकर भारत देश ने ही क्या किया था कि बांग्लादेश को बनाया था। तो पहले क्या था कि जब 1947 में क्या हुआ था कि भारत का जब बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान को 2 हिस्से दिए गए थे। पाकिस्तान को 2 हिस्से दिए गए थे। एक तो जो पाकिस्तान आप देख रहे हैं पश्चिमी में, तो उसे पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता था, और जो बांग्लादेश आज है उसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। लेकिन दरअसल क्या था कि जो पश्चिमी पाकिस्तान था वो पूर्वी पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव करता था और बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न करता था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि भारत ने बांग्लादेश, पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद करके एक नया देश बना दिया, एक नए देश की मान्यता दे दिया, वो बांग्लादेश की मान्यता दे दिया। ठीक है, तो बांग्लादेश की मान्यता दे दिया, और बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने में अगर किसी की मुख्य भूमिका थी तो वो थी BSF की। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इसमें बात करते हैं कि लगभग कितनी बटालियन काम कर रहे हैं। अब आइए बात करते हैं कि लगभग इसमें कितनी बटालियन काम कर रही हैं। तो लगभग अगर देखा जाए तो 226 बटालियन यहाँ पर काम कर रही हैं।
तो लगभग अगर देखा जाए तो 226 बटालियन इसमें काम कर रही हैं। और कितने लगभग सैनिक होंगे अगर देखा जाए तो जनशक्ति यानी कि लोगों की जो शक्ति है देखा जाए, मतलब कितने लोग इसमें, कितने सैनिक इसमें मौजूद हैं, तो लगभग अगर देखा जाए तो 2.5 लाख के आसपास देखने को मिलेंगे। तो 2.5 लाख अगर देखा जाए तो लगभग बीएसएफ में ही हमारे लोग काम कर रहे हैं, यानी कि हमारे सैनिक हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। देखिए अपने आप में गर्व की बात है कि कितने सारे लोग हमारे बॉर्डर की एक तरीके से सुरक्षा कर रहे हैं, हमें एक तरीके से सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, ताकि पाकिस्तान जैसे देशों की तरफ से कोई इनिशियल ना हो सके, कोई घुसपैठ ना हो सके, और जिसके वजह से एक तरीके से हमें कोई क्षति पहुंचे, और बांग्लादेश की तरफ से भी कोई पहल ना हो सके। वैसे बांग्लादेश की तरफ से तो ऐसा कोई पहल होता नहीं है ज़्यादातर, लेकिन पाकिस्तान से तो हमेशा होता ही रहता है, जो कि आप पहले से ही जानते हैं। अब आइए बात करते हैं कि इसके साथ और भी क्या एजेंसी कोई काम कर रही है कि नहीं। तो हाँ, इस बात को ध्यान रखिएगा कि बीएसएफ के साथ अगर देखा जाए तो सीआरपीएफ भी काम कर रही है। कहने का मतलब ये है कि बीएसएफ और सीआरपीएफ क्या कर रहे हैं, दोनों मिलकर कुछ क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। तो बीएसएफ और सीआरपीएफ की बात करते हैं तो कुछ क्षेत्रों में काम कर रहे हैं दोनों मिलकर, और कहाँ पर काम कर रहे हैं, जैसे कि देखा जाए तो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर नक्सल है, जहाँ नक्सलवाद का एक तरीके से कह सकते हैं, नक्सली जहाँ पर रहते हैं नक्सलाइट एरिया में, तो बीएसएफ और सीआरपीएफ दोनों एजेंसियाँ मिलकर काम कर रही हैं, जिससे हमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए ऐसा नहीं है कि हम अपने आप से सुरक्षित हैं, आप जानते हैं ऐसा नहीं है कि हम अपने आप से सुरक्षित हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी एजेंसियां लगी हुई हैं जो हमें सुरक्षित रखे हुए हैं। तो आप जानते हैं कि नक्सलियों की तरफ से एक अलग पहल हो सकती है, पाकिस्तान या बांग्लादेश से अलग कोई पहल हो सकती है, जिससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो इसलिए ये सारी एजेंसियां क्या कर रही हैं, हमें सुरक्षा प्रदान कर रही हैं। अब आइए बात करते हैं कि शांति काल के समय में बीएसएफ की मुख्य भूमिका, मतलब कहने का ये है कि जब युद्ध ना चल रहा हो, तो बीएसएफ की क्या मुख्य भूमिका है। देखिए जैसे कि बात करते हैं सीमावर्ती इलाकों में रह रहे लोगों में सुरक्षा की भावना को मजबूत करना। देखिए जो सीमावर्ती क्षेत्रों में रह रहे लोग हैं उनको एक तरीके से उनमें एक तरीके से आत्मविश्वास पैदा करना कि वे सुरक्षित हैं और उन्हें मजबूत करना। कहने का मतलब ये है कि सीमावर्ती इलाकों में रह रहे लोगों में सुरक्षा की भावना को मजबूत करने का काम किसका है, बीएसएफ का ही है। बीएसएफ उन्हें ये बताती है कि आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, आप जहां रह रहे हैं वहीं रहिए, आप यहां से कहीं मत जाइए, यानी कि आप बॉर्डर पर जो रह रहे हैं रहिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली, क्योंकि हम यहाँ पर मौजूद हैं। दूसरी बात करते हैं कि इसका दूसरा काम क्या है, इसका दूसरा मुख्य काम क्या है, तो गैर कानूनी आप्रवास की रोकथाम करना। मतलब कहने का मतलब ये है कि अवैध रूप से हमारे देश में कोई घुसपैठ ना कर सके, तो उनकी भी रोकथाम करने का काम किसका होता है, तो बीएसएफ का ही होता है। किसका मुख्य काम होता है, तो बीएसएफ का ही होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट बात करते हैं सीमा पार की खुफिया सूचनाएं एकत्रित करने का काम किसका होता है, तो बीएसएफ का ही होता है। तो सीमा पार की खुफिया सूचनाएं कलेक्ट करने का काम किसका होता है, तो बीएसएफ का ही होता है। तो आइए एक बार इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि अभी तक हमने आपको सिलसिलेवार और क्रम वाइज हमने आपको कैसे समझाया था। देखिए जैसा कि बात करते हैं तो बीएसएफ के बारे में हमने आपको बताया था कि यह एक सीमा रक्षा बल है, और इसकी स्थापना के बारे में हमने आपको बताया था कि 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना की गई थी या किया गया था। और फिर हमने आपको बताया था कि इसका मुख्य काम क्या है, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा को रक्षा करने का काम अगर किसी का है तो है बीएसएफ का है। कहने का मतलब ये है कि भारत और पाकिस्तान की सीमा पर कौन सी एजेंसी लगी हुई है, तो बीएसएफ ही। और भारत और बांग्लादेश की बात करते हैं तो उसकी भी सीमा पर कौन सी एजेंसी लगी हुई है, तो अगर देखा जाए तो बीएसएफ ही लगी हुई है, लगी हुई है। फिर बात करते हैं, हमने आपको बताया कि किस मंत्रालय के अधीन इसे रखा गया है, तो होम मिनिस्ट्री यानी कि गृह मंत्रालय के अधीन इसे रखा गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर हमने आपको बताया कि बांग्लादेश को आज़ाद कराने में कौन सी एजेंसी की मुख्य भूमिका थी, तो यही एजेंसी यानी कि बीएसएफ ने ही मुख्य भूमिका निभाया था बांग्लादेश को आज़ाद कराने में। फिर हमने आपको बताया कि लगभग अगर देखा जाए तो इसमें कुल कितनी बटालियन काम कर रही हैं, तो लगभग अगर देखा जाए तो 226 बटालियन इस पर काम कर रही हैं। अब आइए बात करते हैं कि कुल कितने सैनिक इसमें लगभग काम कर रहे हैं, यानी कि कुल हमारे कितने सैनिक इसमें हैं, तो लगभग अगर देखा जाए तो 2.5 लाख सैनिक इसमें लगे हुए हैं।
जो हमें सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, उन्हें हमें एक बार सैल्यूट करना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जो नक्सल प्रभावित ऐसे क्षेत्र जो नक्सलाइट है या नक्सलियों से प्रभावित है, तो उसमें भी बीएसएफ की भूमिका है और वो सीआरपीएफ के साथ दोनों मिलकर क्या करते हैं, सीआरपीएफ के साथ मिलकर क्या कर रहे हैं, नक्सलाइट क्षेत्र को एक तरीके से सुरक्षित प्रदान किए हैं, जिससे कि उनकी तरफ से कोई पहल ना हो सके। तो हमने आपको बताया कि जो नक्सलवादी या नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी बीएसएफ और सीआरपीएफ दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, यानी कि बीएसएफ जो है सीआरपीएफ के साथ मिलकर काम कर रही है। फिर हमने आपको बताया कि जब शांति का समय हो, जब शांति का समय हो तो बीएसएफ की मुख्य भूमिका क्या है, मतलब जब युद्ध न चल रहे हो तो बीएसएफ क्या करती है। जैसे कि बात करते हैं कि सीमावर्ती इलाकों में रह रहे लोगों में सुरक्षा की भावना को मजबूत करना, उन्हें ये बताना कि आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, आपको कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर बात करते हैं गैर कानूनी आप्रवास। कहने का मतलब ये है कि गैर कानूनी रूप से कोई व्यक्ति हमारे देश में एक तरीके से घुसपैठ ना कर सके, तो ये भी रोकने का काम किसका होता है, बीएसएफ का ही होता है। फिर हमने आपको बताया कि सीमा पार की खुफिया सूचनाएं एकत्रित करने का काम अगर किसी का होता है तो होता है बीएसएफ का होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए समझते हैं कि जब युद्ध चल रहा हो, जब युद्ध चल रहा हो तो उस समय बीएसएफ की क्या भूमिका होती है। जब युद्ध चल रहा होता है तो बीएसएफ की भूमिका ये है, जहाँ तक हो सके वहाँ तक कब्जा कर लेना, जहाँ तक हो सके दुश्मनों को मार भगाना और कब्जा कर लेना इसका मुख्य काम है। और जिन जैसे युद्ध में हमने किसी शत्रु को अपने शिविर में ला लिया है, किसी शत्रु को हमने बंदी बना लिया है, तो उन बंदियों की भी रखवाली करने का काम किसका होता है, बीएसएफ का ही होता है। क्योंकि मान के सोचिए एक बार, अगर हमारी लड़ाई पाकिस्तान के साथ हो जाता है और पाकिस्तान के ज़्यादा से ज़्यादा सैनिकों को हमने क्या कर लिया है, बंदी बना लिया है, तो उनको हम किसी शिविर में रखेंगे तो उनकी सुरक्षा भी देना, उनको सुरक्षित रखना भी इनका मुख्य काम है। तो ये सुरक्षा भी उन्हें प्रदान करते हैं या करते हैं। फिर बात करते हैं कि पहरेदारी करना। तो युद्ध के समय में अगर देखा जाए तो एक तरीके से पहरेदारी करने का काम भी इसी का होता है, यानी कि बीएसएफ का ही होता है। अब ये समझते हैं, तो हमने आपको बता दिया बीएसएफ के बारे में सारी जानकारियां आपको हमने बता दिया। मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई हैं। यदि आप सभी लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई हैं तो एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिएगा कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है, और लाइक कर दीजिएगा तो हमें पूरी तरीके से कंफर्म हो जाएगा कि बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ गया है। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया ताकि आपको बीएसएफ के बारे में कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम ना हो। जब आप किसी से बताएं तो बिना किसी डरे से, बिना किसी बात से डरे हुए आप उस व्यक्ति को आत्मविश्वास के साथ बता सकें कि मैं सेना में तो जाना चाहता हूं, लेकिन सेना के बारे में भी मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है। तो आइए अब बात करते हैं दूसरी एजेंसी के बारे में। अब आइए बात करते हैं दूसरी एजेंसी के बारे में। अब हमारी जो दूसरी एजेंसी होगी मेरे प्रिय साथियों, वो होगी सीआरपीएफ के बारे में। अब आइए हम बात करते हैं सीआरपीएफ के बारे में। आइए समझते हैं कि सीआरपीएफ के बारे में अच्छे से। देखिए, बात करते हैं सीआरपीएफ के बारे में, बात करते हैं तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल इसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बोला जाता है। किसे बोला जाता है, सीआरपीएफ को बोला जाता है। अब सीआरपीएफ के बारे में बात करते हैं तो यह सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र बल है। तो सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र बल अगर कोई है तो वो है सीआरपीएफ है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा अगर देखा जाए दोस्तों, हाँ ठीक है, सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो केंद्रीय सशस्त्र बल है, यानी कि सीआरपीएफ ही है। इस बात को ध्यान रखिएगा। दरअसल यह अस्तित्व में कब आया था, तो 27 जुलाई 1935 को, 27 जुलाई, ध्यान रखिएगा 27 जुलाई 1935। कहने का मतलब ये है कि जब भारत देश नहीं आज़ाद हुआ था, तभी यह अस्तित्व में आई थी एजेंसी, और क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में आई थी। देखिए, जब यह अस्तित्व में आया सीआरपीएफ, यानी कि जब यह एजेंसी अस्तित्व में आई तो आई थी 27 जुलाई 1935 को, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में यह अस्तित्व में आई थी। लेकिन अगर देखा जाए तो इसके बल और इसकी ताकत और क्षमताओं में वृद्धि तब होती है जब भारत देश आज़ाद हो जाता है। तो जब भारत देश आज़ाद हो जाता है तो इसकी ताकत और क्षमताओं में वृद्धि हो जाती है, यानी कि आज़ादी के बाद अगर देखा जाए तो इसके बल, यानी कि कहने का मतलब ये है इसकी ताकत और क्षमताओं में वृद्धि होती है।
अब आइए बात करते हैं कि इसे किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत रखा गया है। वैसे हमने आपको बताया ही है CAPM के तहत इसे किसमें रखा गया है, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत रखा गया है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हमने आपको बताया CRPF के बारे में, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के बारे में हमने आपको अच्छे से बता दिया है, जिसके अंतर्गत हमने आपको बताया कि यह देश का कह सकते हैं सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र बल है, केंद्रीय सशस्त्र बल है। फिर हमने आपको बताया कि यह अस्तित्व में कब आई, यानी कि यह कब आया इस अस्तित्व में, 27 जुलाई 1935 को अस्तित्व में आया और क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में आया था। तो जब भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था तभी CRPF का गठन कर दिया गया था, आप ऐसे समझ सकते हैं। और लेकिन इसकी ताकत और क्षमताओं में वृद्धि तब होती है या कब होती है, तो जब भारत देश आज़ाद होता है तो भारत के द्वारा इसे ताकत और क्षमताएं दी जाती हैं। किस मंत्रालय के अंतर्गत इसे रखा गया, तो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत इसे रखा गया है, यानी कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत या इसके अंडर में रखा गया है। फिर आइए जानते हैं कि CRPF का मुखिया कौन होता है। CRPF के मुखिया की बात करते हैं तो IPS रैंक का कोई वरिष्ठ अधिकारी होगा, वही क्या होता है, इसका मुखिया होता है। अब बात करते हैं कि इसका मुख्य काम क्या है। देखिए, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राज्य पुलिस या संघ शासित पुलिस के साथ सहायता प्रदान करना, ताकि कानून व्यवस्था अच्छे से बनी रहे। तो कानून व्यवस्था को अच्छा बनाए रखने के लिए ये क्या करती है, मतलब CRPF क्या करता है, CRPF एक तरीके से राज्य पुलिस, मतलब जो स्टेट की पुलिस होती है या जो यूनियन टेरिटरी की पुलिस होती है, उनके साथ सहायता प्रदान करके क्या करना, कानून व्यवस्था को अच्छे से बनाए रखना। और अगर देखा जाए तो देश भर में निष्पक्ष चुनाव कराना भी इसका मुख्य काम होता है। तो देश भर में जो निष्पक्ष चुनाव कराने का काम अगर किसी का होता है तो होता है CRPF का होता है। ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में तो एक बार नहीं पूछा जाएगा, हो सकता है, लेकिन अगर आपसे कोई अदर पर्सन आपसे पूछे तो आप उसे बता सकें कि देश में निष्पक्ष चुनाव कराने का काम किसका होता है, तो CRPF का होता है। और इसके बारे में एक और बातें ध्यान रखिएगा, नक्सल विरोधी कार्यवाही करना भी इसी का काम होता है। अभी हमने आपको बताया था BSF वाले में कि BSF और CRPF दोनों मिलकर क्या करते हैं, नक्सलवादी या नक्सलाइट क्षेत्र में क्या करते हैं, काम करते हैं, ताकि एक तरीके से किसी भी प्रकार की कोई घटनाएं या हमारे देश को या हमारे देश के लोगों को किसी भी प्रकार की कोई क्षति ना पहुँचे। अगर देखा जाए तो इसका और भी काम है। देखिए, ये और भी क्षेत्रों में काम कर रही है एजेंसी, जैसे कि बात करते हैं वैष्णो माता के, आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में वैष्णो माता की बात करते हैं तो वहाँ पर भी जो सुरक्षा प्रदान करने का काम किसी का है तो वह CRPF का ही है। तो ध्यान रखिएगा, वैष्णो माता की बात करते हैं, जहाँ वैष्णो माता के जो मंदिर है या जो आसपास का पूरा एरिया है, ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर में जो वैष्णो माता की मंदिर है और पूरा आसपास का एरिया की बात करते हैं तो उनको भी सुरक्षा प्रदान करने का काम किसका है, तो CRPF का है। तो उनकी भी निगरानी रखने का काम किसका है, तो CRPF का ही है। नेक्स्ट बात करते हैं संसद भवन की बात करते हैं, तो संसद भवन की बात करते हैं तो संसद भवन की रक्षा करना भी, संसद भवन की भी सुरक्षा प्रदान करना या रक्षा करना या निगरानी करना किसका काम है, CRPF का काम है। तो ध्यान रखिएगा, CRPF यहाँ इसके अलावा जो हमने आपको बताया कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राज्य पुलिस और संघ शासित पुलिस की सहायता प्रदान करना और देश भर में निष्पक्ष चुनाव कराना और नक्सल विरोधी कार्यवाही करना। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाए, जम्मू में देखा जाए तो माता वैष्णो के जो पूरा मंदिर वाला पूरा क्षेत्र है या जो पूरा उनका आसपास का पूरा क्षेत्र है उसकी निगरानी करना या उसकी रक्षा करना भी इसी का काम है, CRPF का, या उन्हें भी सुरक्षा प्रदान करना, वहाँ के लोगों को सुरक्षा प्रदान करना या यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने का काम किसका है, CRPF का ही है। और फिर हमने आपको बताया कि संसद भवन की भी निगरानी करने का काम किसका है, तो CRPF का ही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए अब समझते हैं, इसी के साथ आइए अब समझते हैं कि एक मिनट दोस्तों, आइए अब समझ लेते हैं कि CRPF की विभिन्न विशिष्ट संरचनाओं के बारे में। आइए समझ लेते हैं CRPF की विशिष्ट संरचनाएं कौन कौन सी हैं। जैसे कि बात करते हैं RAF के बारे में, तो सबसे पहले हम जानेंगे इसमें RAF रैपिड एक्शन फोर्स के बारे में जानेंगे। फिर हम जानेंगे कोबरा बटालियन के बारे में, यानी कि कमांडो बटालियन के बारे में जानेंगे। फिर हम जानेंगे इसके अंतर्गत SDG के बारे में, स्पेशल ड्यूटी ग्रुप के बारे में जानेंगे। फिर हम जानेंगे PDG के बारे में जानेंगे।
पीडीजी की बात करते हैं तो पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं सीआरपीएफ की विशिष्ट संरचनाओं के बारे में, जिसके अंतर्गत आइए सबसे पहले हम समझते हैं आरएएफ के बारे में। आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि अगर आप कभी प्रयागराज जाइए तो वहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी बटालियन, दिल्ली में भी आपको देखने को मिलेंगे, कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो कई जगह पर आप देखेंगे तो आरएएफ है, ठीक है, जहाँ इसका फुल फॉर्म हो जाता है रैपिड एक्शन फोर्स। अभी आपने देखा था कि जब दिल्ली में दंगा हुआ था, तो आरएएफ वहाँ पर काम कर रही थी, ठीक है, तो आरएएफ वहाँ पर एजेंसी काम कर रही थी, ठीक है। तो आइए समझते हैं आरएएफ के बारे में। देखिए आरएएफ के बारे में बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है, रैपिड एक्शन फोर्स, ठीक है। इसमें लगभग अगर देखा जाए तो सीआरपीएफ की 10 बटालियन इसमें काम कर रही हैं और इसका गठन किया गया था 1992 में। तो ध्यान रखिएगा आरएएफ की बात करते हैं तो आरएएफ की बात करते हैं तो इसका गठन कब किया गया था, तो इसका गठन किया गया था 1992 में किया गया था। अब इसका मुख्य काम क्या है, इसका मुख्य काम ये है कि सांप्रदायिक दंगों और घरेलू अशांति से निपटना। जैसे कि आप देखते हैं कि देश के क्षेत्र में जो घरेलू क्षेत्र में, कहने का मतलब ये है कि हमारे किसी राज्य क्षेत्र में आप देखते हैं या किसी विशेष क्षेत्र में आप देखते हैं तो सांप्रदायिक दंगे होते रहते हैं और क्या होता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो ऐसे छोटे मोटे कामों को एक तरीके से देखने का काम किसका होता है, आरएएफ का होता है। रैपिड एक्शन फोर्स का होता है जो तुरंत क्या करती है, सांप्रदायिक दंगों को नियंत्रण में ला लेती है और घरेलू अशांति को शांति में बदलने का काम किसका होता है, आरएएफ का ही होता है। तो ध्यान रखिएगा आरएएफ किसके अंतर्गत आती है, तो सीआरपीएफ के अंतर्गत आती है। यह एजेंसी किसके अंतर्गत आती है, तो सीआरपीएफ के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो इसका गठन कब किया गया, तो 1992 में किया गया और इसका मुख्य काम ये है कि सांप्रदायिक दंगों एवं घरेलू अशांति से निपटना इसका मुख्य काम है। फिर आइए बात करते हैं दूसरी एजेंसी, ठीक है। सीआरपीएफ के अंतर्गत दूसरी एजेंसी के बारे में बात करते हैं तो कठोर कार्रवाई के लिए कमांडो, जिसे कोबरा बटालियन भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कमांडो बटालियन या कोबरा बटालियन भी कहा जाता है। तो लगभग अगर देखा जाए तो सीआरपीएफ की 10 बटालियन इसमें भी काम कर रही है। अब इसका काम ये होता है कि कमांडो ऑपरेशन करना, ठीक है, कमांडो ऑपरेशन करना, फटाफट काम करने वाली जो एजेंसी है वो है कमांडो या कोबरा बटालियन है, जिसके बारे में आपने देखा होगा मूवी वगैरह में। और गुरिल्ला या छद्म युद्ध के लिए इसे प्रशिक्षित एवं सुसज्जित किया जाता है। तो इसे इसलिए तैयार किया जाता है कि गुरिल्ला पद्धति से युद्ध करना या छद्म तरीके से युद्ध करने के लिए इसे प्रशिक्षित किया जाता है या सुसज्जित यानी कि तैयार किया जाता है। किसे किया जाता है, कमांडो कोबरा बटालियन को। या कठोर कार्यवाही के लिए, कठोर यहाँ तभी जाती है जहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और फिर क्या होता है कि सीधा एक कमांडो जाते हैं और वहाँ पर तुरंत एक्शन लेते हैं और एक्शन का तुरंत रिएक्शन करके आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका मुख्य काम यही है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमने आपको बताया कमांडो कोबरा के बारे में, ठीक है, कमांडो कोबरा बटालियन के बारे में हमने आपको बता दिया। ये भी सीआरपीएफ के अंतर्गत ही एजेंसी आती है या आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेशल ड्यूटी ग्रुप, एसडीजी के बारे में आइए बात करते हैं। एसडीजी स्पेशल ड्यूटी ग्रुप के बारे में बात करते हैं तो इसका मुख्य काम ये है, कि परमाणु एवं जैव रासायनिक हमलों का मुकाबला करना। तो अगर एक तरीके से परमाणु हमला हो रहा है या जैव रासायनिक हमले हो रहे हैं, केमिकल एक तरीके से कह सकते हैं हमले हो रहे हैं, तो उनसे मुकाबला करने का काम किसका होता है, एसडीजी का होता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या रखा गया है, स्पेशल ड्यूटी ग्रुप रखा गया है, जो स्पेशल इसी के लिए बनाया गया है और बचाव करने का कार्य भी इसी का है और व्यवहार प्रबंधन के लिए भी इसे प्रशिक्षित किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप के बारे में, पीडीजी के बारे में। तो पीडीजी के बारे में बात करते हैं तो संसद भवन की रक्षा करने का काम किसका होता है, पीडीजी का होता है। ध्यान रखिएगा कि पीडीजी का काम क्या होता है, संसद भवन की रक्षा करना। अब दरअसल क्या था कि जब 2001 में, इसके बारे में समझिएगा, 2001 में क्या हुआ था, आतंकी हमला हुआ था संसद भवन पर और जिसके बाद ही पीडीजी का गठन कर दिया गया, पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप का गठन कर दिया गया। तो सीआरपीएफ के अंडर में उसे रख दिया गया। अब सीआरपीएफ ही उसका देखभाल करती है, ठीक है। और भी एजेंसियां हैं उसमें काम करने वाली, लेकिन मुख्य एजेंसी अगर देखा जाए तो पीडीजी काम करती हैं, ठीक है।
तो आज हमने आपको बताया एक तरीके से, आज हमने आपको बताया बीएसएफ के बारे में सारी जानकारियाँ। बीएसएफ के साथ साथ हमने आपको अच्छे से बताया, बीएसएफ के साथ साथ अगर देखा जाए तो हमने आपको सीआरपीएफ के बारे में भी बता दिया। तो बीएसएफ के साथ साथ हमने आपको सीआरपीएफ के बारे में भी संपूर्ण जानकारी दे दिया। अब हम जानेंगे कल की क्लास में, कल हम जानेंगे आईटीबीपी और सीआईएसएफ के बारे में जानेंगे। यदि आप सभी लोगों को यह क्लास बेहतर लगी हो तो जाते जाते एक बार कमेंट करके ज़रूर जाइएगा, ठीक है, बताकर ज़रूर जाइएगा कि हाँ सर आपने जो हमें समझाया बिल्कुल समझ में आ गया है। चलिए आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।